नमस्कार। खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विद्याधर नगर स्टेडियम में नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान का उद्घाटन किया और 29वीं सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2024-25 का आगाज किया। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में सीनियर महिला फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन विद्याधर नगर स्टेडियम के नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान पर 6 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फीता काटकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और मैच शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान की टीमों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने किक्स के साथ टूर्नामेंट के पहले मैच की आधिकारिक शुरुआत की। इस मौके पर खेल सचिव नीरज पवन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि उनका लक्ष्य विद्याधर नगर स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना है। विद्याधर नगर स्टेडियम का फुटबॉल मैदान अब फीफा से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाद अब विद्याधर नगर स्टेडियम राजधानी में खेल हब के रूप में विकसित हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में जैन संतों से आशीर्वाद लिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पहली बार जैन धर्म के संतों का सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर वर्ग के साथ, हर जाति, हर समाज के उत्थान और कल्याण के लिए तत्पर हैं। सीएम शर्मा शनिवार को जहां अर्थव्यवस्था से जुड़े समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की, तो वहीं रविवार को अपनी धर्मपरायणता का परिचय देते हुए जैन संतों का आशीर्वाद भी लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गरीब के लिए छत की चिंता करते हैं तो बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से विभिन्न आय वर्गों के लिए एक बार फिर प्रीमियम प्रॉपर्टी ऑक्शन शुरू किया गया है। काफी समय के बाद शुरू की गई ई नीलामी को लेकर आमजन में काफी उत्साह देखने को मिला। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित किए गए प्रीमियम प्रॉपर्टी ऑक्शन में लगभग 142.54 करोड़ की आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों का निस्तारण किया गया, जिसके तहत जयपुर, भिवाड़ी, फलौदी, बीकानेर, अलवर, जोधपुर में छोटे व बड़े व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंड तथा निर्मित मकान शामिल हैं। आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल के प्रति आमजन का विश्वास प्रीमियम प्रॉपर्टी ऑक्शन में भी देखने को मिला है। मंडल ने लंबे अरसे के बाद हो रही इस नीलामी का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया, जिसका फलस्वरूप अधिक संख्या में लोगों ने इस नीलामी में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में ज्वाला माता मंदिर चौराहे नाड़ी का फाटक के पास जल भराव की समस्या के समाधान और वर्षा जल संवर्धन को तैयार किए जा रहे गए रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल का शिलान्यास किया। वहीं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष बहुत बारिश हुई है, लेकिन वर्षा जल सड़कों पर बह गया। कई स्थानों पर जल भराव की भयंकर समस्या सामने आई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बरसात के पानी की एक एक बूंद को सहेजें और संचित करें और उसे पुनः धरती माता की गोद तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी कड़ी में ये रिवर्स बोरवेल करवाए जा रहे हैं। एसकेडी कैंपस में प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, एमजीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति मनोज दीक्षित, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार, डब्ल्यूडब्ल्यूई के विश्व प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा और बीजेपी नेता देवेंद्र अग्रवाल ने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि गुणवत्ता व न्यायपूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद है। एसकेडी यूनिवर्सिटी इन उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही। हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान है और एसकेडी यूनिवर्सिटी कृषि के क्षेत्र में नवाचारों के माध्यम से सफलता का सोपान तय कर रही है।
प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके लिए विश्वविद्यालय को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में खेलों के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए विश्वविद्यालय ने योग और खेल में नए नवाचार किए और योग कार्यक्रमों में 2 बार विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय में कृषि, खेल और योग के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप व्यवसायिक पाठ्यक्रम, पैरामेडिकल कोर्स, फिजियोथेरेपी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। 5 अक्टूबर 2024 को आज विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें द ग्रेट खली एक आकर्षक का केंद्र रहे। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री, राजस्थान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की गरिमामय उपस्थिति रही। उसकी उपस्थिति के सामने विद्यार्थियों को दीक्षा दी गई और डिग्रियां प्रदान की गई। लगभग 200 विद्यार्थियों ने इसमें शिरकत की और बड़े ही उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में हमारे प्रथम दीक्षांत समारोह का बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम साहब श्री बैरवा जी प्रस्तुत रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वीसी MGSU यूनिवर्सिटी और वीसी बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रेजेंट रहे। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। सैकड़ों विद्यार्थियों को उनकी PhD की डिग्रीज अवार्ड करी गई तथा गोल्ड मेडल भी डिस्ट्रीब्यूट करे गए, जो उनके उत्कृष्ट स्पोर्ट्स में और उत्कृष्ट एकेडमिक करियर को लेकर। मैं इसके लिए तमाम अपनी सारी टीम का, अपने लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ साथ मैं मीडिया समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहद ही पॉपुलर करने। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मेलन 2024 के तहत विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल 8 अक्टूबर को सिंगापुर इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेंगे। साथ ही वहां के गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार जगत के आला अधिकारियों से मिलने के लिए सिंगापुर के दौरे पर रवाना हुए। अपनी 4 दिवसीय यात्रा में राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सिंगापुर स्थित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों और व्यापार और व्यवसाय से जुड़े अन्य स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करेगा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को बांसवाड़ा स्थित माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देवनानी रविवार को सुबह जयपुर से वायुयान द्वारा उदयपुर पहुंचे, जहां से वो सड़क मार्ग द्वारा बांसवाड़ा गए। देवनानी रविवार को उदयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष का सोमवार को साय वायुयान से जयपुर आने का कार्यक्रम है। वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि माया, मद, भोग से विरक्त रहकर ही सफल जीवन जिया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चातुर्मास मानव जीवन का प्रेरणा स्रोत है। जीवन जीने की कला आध्यात्म से ही सीखी जा सकती है। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर ध्यान योग संध्या का शुभारंभ किया। इस मौके पर जैन समाज के गणमान्य लोगों ने श्री देवनानी का साफा पहनाकर और शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। देवनानी ने कहा कि उनके परिवार की 3 पीढ़ियां जैन धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाकर जीवन निर्वाह कर रही हैं। संतों के वचनों का मनन करें और उन्हें अपने जीवन में आचरण में लाकर संसार रूपी सागर की नैया को आसानी से पार किया जा सकता है। विश्व पशु कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में वी यूनाइट फाउंडेशन की ओर से पशु कल्याण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव पंडित विजय शर्मा ने बताया कि ग्रुप सदस्यों की ओर से आमेर और हाथी गांव में गायों और हाथियों को हरा चारा, गन्ना और गुड़ खिलाया गया। इसके साथ ही पक्षियों को दाना डाला गया। तो वहीं ग्रुप मेंबर्स ने शपथ ली कि सेवा कार्य एक दिन नहीं, नियमित जारी रखेंगे। लोगों ने बताया कि पशु न केवल हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पशुओं के प्रति करुणा, संवेदनशीलता और दया भाव रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिला मुख्यालय खैरतल के वार्ड नंबर 13 में पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने पर गुस्साए मोहल्ले वासी
जलदाय ऑफिस पहुंचे। मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी पर नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए मेडिकल जांच कराने की मांग की है। वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी भी फोन नहीं उठा रहे, तो वहीं वार्ड वासियों की शिकायत को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग धर्मेंद्र यादव ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खैरतल के वार्ड नंबर 13 में पानी की किल्लत के कारण जलदाय विभाग खैरतल के सहायक अभियंता सीताराम तथा कनिष्ठ अभियंता सुनील यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्षेत्र की पेयजल समस्या का निराकरण स्पष्टीकरण 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 9 के वासिंदे समस्त ग्रामीण वासी आए हैं और ये चतुर्थ कर्मचारी है और इनका हमें ऐसा लग रहा है इसके मुंह से स्मेल आ रही है, जिसे जो एल्कोहलिक कहते हैं जिसको, और ये ना तो ये किसी की सुन पा रहे हैं ना किसी को जवाब दे पा रहे हैं। बड़े अधिकारी एजेंट जेएन को फोन मिला है, फोन नहीं उठा पा रहे हैं। और पानी ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, पानी की पर्याप्त मात्रा है। ये लोग अपने मिसअंडरस्टैंडिंग करके न फोन उठाते हैं न किसी को कार्रवाई संतुष्टपूर्ण जवाब दे रहे हैं। और आज त्योहार का टाइम है, आदमी सुबह सुबह पानी के लिए आए, भरे या इनसे झगड़े करे। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। चतुर्थ कर्मचारी जो नशे में रहते हैं और रात को इनकी आपसी जो इनकी द्वेष है वो पब्लिक के ऊपर न थोपी जाए। कर्मचारियों को जो आपसी द्वेष है उसको पब्लिक पे न थोपा जाए। वो कहेगा वो काम नहीं कर रहा, वो कह रहा वो काम नहीं कर रहा, सब पल्ला। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वाधान में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम स्थित फुटबॉल मैदान में रविवार यानी आज से राजमाता जीजाबाई राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत और महिला विंग की चेयरमैन रोशनी टाक ने मैदान में प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया। शेखावत ने बताया कि AIFF के निर्देश पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 2 ग्रुपों के कुल 12 मैच जयपुर में होंगे, जिसमें मेजबान राजस्थान सहित पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार की महिलाएं टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं रोशनी टाक ने बताया कि 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। मेजबान राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मैच से करी। डिस्कॉम्स चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने आमजन से जुड़े कार्यों को सुगमता प्रदान करने, योजनाओं की प्रगति सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में जिला और सर्किलवार नोडल अधिकारी मनोनीत किए हैं। ये नोडल अधिकारी संबंधित क्षेत्र में लंबित विद्युत कनेक्शंस, मटेरियल की उपलब्धता, ट्रिपिंग रिकवरी की स्थिति, बिजली छीतर आदि की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेंगे। वहीं डिस्कॉम्स चेयरमैन ने उन्हें प्रत्येक माह जिला और सर्कल क्षेत्र के कम से कम 2 सब डिवीजन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनमें लोड एक्सटेंशन, नाम बदलने, नए कनेक्शन, बिजली बिल में त्रुटि और सुधार आदि से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की IT सेल की ओर से EHCC अस्पताल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में अस्पताल की सेवाओं को और अधिक सुगम, प्रभावी और रोगी केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। वर्कशॉप के दौरान HPR निर्माण के लाभ को समझाते हुए सभी कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करवाए गए। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि हम इस डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। इससे न केवल हमारी संचालन क्षमता में सुधार होगा, बल्कि मरीजों को भी सुगमतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। राजस्थान में पिछले 2 सप्ताह के अंदर डेंगू के 2200 नए केस सामने आए हैं। पिछले करीब 10 दिन यानी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 5 जाने जा चुकी हैं। मरने वालों में डॉक्टर, RAS अफसर, नर्सिंग की छात्रा और बिजनेसमैन तक शामिल हैं। जयपुर के सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड फुल हो चुके हैं। OPD में आने वाले 15% मरीजों को 2 से 3 दिन तक भर्ती रखना पड़ रहा है। प्रदेश में 1 जनवरी से 4 अक्टूबर तक 5301 डेंगू के केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
हालात अब खतरनाक हो चुके हैं। तो वहीं जयपुर के जेके लोन और जयपुरिया हॉस्पिटल में इन दिनों वार्ड फुल हो गए हैं। 80% मरीज डेंगू से संबंधित हैं। जयपुरिया हॉस्पिटल के शिशु रोग विशेषज्ञ और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र गर्ग का कहना है कि अभी दीपावली तक का समय बहुत खतरनाक है। इस दौरान डेंगू मलेरिया के सबसे ज्यादा केस सामने आते हैं। सुमेरपुर नगर के भैरू चौक, जाखा माता सहित नगर के कई जगहों पर डांडिया कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। डांडिया कार्यक्रम में बालिका पारंपरिक वेशभूषा पहनकर गुजराती और फिल्मी गानों पर गरबा करती हुई दिखाई दी। तो वहीं गरबा कलाकारों की तरफ से एक से बढ़कर एक गरबा की प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें ज्यादातर गरबे गुजराती में गाए जा रहे हैं। कई जगह पर डीजे की धुन पर गरबा कार्यक्रम में महिला नाचती हुई दिखाई दे रही हैं। शहर समेत उपखंड क्षेत्रों के गांव में तीसरे दिन गरबा पंडालों में गरबा की धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी है। साथ ही डांडिया को लेकर सुमेरपुर पुलिस, तख्तगढ़ पुलिस और सांडेराव पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। पूरे देश में डांडिया को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं सुमेरपुर में भी जगह जगह डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। लोग पारंपरिक परिधान में गरबा में पहुंचकर गरबा का आनंद उठाते हुए नजर आए। तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने पैनी नजर बनाई हुई है। तस्वीरें प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आईटी सेल की ओर से ईएचसीसी अस्पताल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में अस्पतालों की सेवाओं को और अधिक सुगम, प्रभावी और रोगी केंद्रित बनाने की दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। वर्कशॉप के दौरान एचपीआर निर्माण के लाभ को समझाते हुए सभी कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करवाए गए। इस दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि हम इस डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। इससे न केवल हमारी संचालन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि बेहतर क्रियान्वयन में भी लाभ मिलेगा। तस्वीरें जयपुर से हैं, जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्कशॉप के दौरान एचपीआर निर्माण के लाभ को समझाते हुए सभी कार्यरत डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्रेशन करवाए गए। सुमेरपुर नगर के खबर टोंक से है, जहां दूनी तहसील कस्बे के प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्गा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि नवरात्रों के अवसर पर डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खबर टोक से है, जहां दूनी तहसील कस्बे के प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्गा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में सूरापान करने वाली देवी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धा के सैलाब में दुर्गा माता की अद्भुत छवि और लबालब सरोवर में रात के वक्त चिल्ड्रन गार्डन और मंदिर की डेकोरेशन से पानी में चमकते हुए अद्भुत नजारे दिखाई देते हैं। माता के मंदिर में देश और प्रदेश के श्रद्धालुओं की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ 12 महीने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। सरोवर किनारे प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का इतिहास महर्षि द्रोणाचार्य की साधना तपोबल से जुड़ा हुआ है। मंदिर का इतिहास करीब 900 साल से अधिक पुराना है। मंदिर में 4 फीट की दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर रंग बिरंगी पोशाकों से माता रानी का आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। खबर खाजूवाला से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कृषि मंडी कार्यालय के सामने एक युवक पर दिन दहाड़े धारदार हथियारों से जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के अनुसार लाठी, डंडों और बर्छी से युवक के साथ मारपीट की गई। एएसआई सुरेश यादव ने बताया कि कार और बाइक पर करीब आधा दर्जन बदमाश सवार होकर आए थे और युवक दिनेश कुमार पर कातिलाना हमला किया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। गंभीर घायल दिनेश कुमार को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया और पुलिस ने घटनास्थल से युवक पर हमला करने के वक्त काम में लिए गए धारदार हथियार, बर्छी वगैरह को भी अस्पताल की सेवाओं को और भी बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक ने एक गंभीर आदेश जारी किया है।
आप तक ये आदेश पहुंचा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक की ओर से आदेश जारी किया गया है। उत्कल रंजन साहू ने फलौदी जिले के लोहावट में वृत्ताधिकारी के पद पर कार्यरत राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी शंकर लाल छाबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीजीपी साहू ने बताया कि छाबा के विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रस्तावित होने के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई। निलंबन काल के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर रहेगा। खबर सुमेरपुर से है, जहां किसान संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। शनिवार को जवाई बांध रोड पर स्थित महाराजा उम्मेद सिंह कृषि उपज मंडी में किसान संघर्ष समिति सुमेरपुर आहोर की बैठक आयोजित हुई। बैठक समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महासचिव नरपत सिंह मदेरना, महामंत्री उमाशंकर मुंदड़ा समेत संगम अध्यक्ष एवं सदस्य एवं किसानों ने भाग लिया। अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलथनी ने बताया कि 20 अक्टूबर के पहले जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित करना, 21 को किसान के महापड़ाव की चेतावनी, समय पर किसानों को खाद उपलब्ध, जन संसाधन विभाग में सही अधिकारियों की नियुक्ति जल्दी करने की मांग और नहरों के समय पर साफ सफाई की मांग समेत कई अन्य समस्याओं पर किसानों और समिति के बीच में चर्चा हुई। आज जो बैठक बुलाई है संघर्ष समिति, उसमें हमने ये 2-3 मुद्दे तय करे हैं। वर्तमान में सिंचाई विभाग की दफ्तर की जो सिस्टम है लड़खड़ाया हुआ है। हालत यह है, यहाँ कोई एक्शन है नहीं। स्वरूपगंज से एक्शन को यहाँ कार्रवाई चार्ज दे रखा है। वो सिर्फ ठेकेदारों से बिल पास करने के टाइम आते हैं और उनको अनुभव नहीं है कि कैसे चलाई जाए नहर। वर्तमान में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो सिंचाई करा सके। ये बहुत बड़ी समस्या, उस पर आज संघर्ष समिति ने चिंतन करा। दूसरी बात, जल वितरण कमेटी की बैठक 20 तारीख के पहले बुलाने का हमने आह्वान कराया है एक्शन एससी और कमिश्नर को। 20 तारीख के पहले बैठक बुलाई, अगर नहीं बुलाए तो 21 को हम महापड़ाव लगेंगे मंडी में। आज हमने किसानों की बैठक मंडी में रखी थी। अगली बैठक जो जवाईबान जल वितरण कमेटी की बैठक जो है वो 20 तारीख से पहले आयुक्त जवाई डाक बंगले पर रखे। यदि 20 तारीख से पहले डाक बंगले पे बैठक नहीं रखी तो 21 से हमने महापड़ाव की घोषणा की है। उसके अलावा नहरों की सफाई का विषय है और डीएपी की व्यवस्था पर्याप्त हो, इसके लिए हम सरकार को और आग्रह कराएंगे और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, आदि विषयों पे चर्चा हुई। मुख्य रूप से जयपुर में 8 से 12 अक्टूबर तक श्री राम लीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 8 से 12 अक्टूबर तक प्रतिदिन साय 7 बजे से मध्यवर्ती में स्वगृही नाट्य प्रस्तुति के रूप में रामलीला का मंचन होगा। इसमें पहले पाव के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। महोत्सव में श्री राम की जीवन गाथा से जुड़े 100 से अधिक प्रसंग मंच पर साकार होंगे। कार्यक्रम में अभिनय के साथ ही कथक, भरतनाट्यम, लोक नृत्य और लोकगीत भी मुख्य आकर्षण होंगे। नाट्य प्रस्तुति में संवादों के साथ ही दोहे, छंद, गीत, घनाक्षरी व चौपाइयों का समावेश भी होगा। वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में हो रहे नाट्य में 125 अभिनेता, अभिनेत्री, संगीतकार, नर्तक और गायक समेत लगभग 150 कलाकार सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे। ऑडिशन के आधार पर अभिनेता और अभिनेत्रियों का चयन किया गया था। जवाहर कला केंद्र द्वारा 8 से 12 अक्टूबर के बीच श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि जवाहर कला केंद्र के ओपन एयर थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इसमें लगभग 150 कलाकार अपनी तैयारियों के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। जो भी दर्शक देखने के इच्छुक हैं वो उन्हें मैं जवाहर कला केंद्र की ओर से सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।